नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन की कार्यवाही में देरी को कम करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अदालत को एक निष्पादन दाखिल करने की तारीख से 6 महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करना होगा, जिसे केवल विलंब के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करके बढ़ाया जा सकता है। पूर्व सीजेआई एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और सीपीसी की धारा 122 के तहत अपनी शक्तियों के तहत किए गए सभी नियमों पर फिर से विचार करने और अपडेट करने के लिए कहा, जो आदेश के 1 वर्ष के भीतर हो। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन की कार्यवाही में देरी को कम करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अदालत को एक निष्पादन दाखिल करने की तारीख से 6 महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करना होगा, जिसे केवल विलंब के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करके बढ़ाया जा सकता है। पूर्व सीजेआई एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और सीपीसी की धारा 122 के तहत अपनी शक्तियों के तहत किए गए सभी नियमों पर फिर से विचार करने और अपडेट करने के लिए कहा, जो आदेश के 1 वर्ष के भीतर हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात 135 कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण हुई मौत पर न्यायिक नोटिस जारी किया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न तो पुलिस और न ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर काम कर रहे लोगों को घातक कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए कुछ किया। कोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ को ये बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि पंचायत चुनावों के विभिन्न चरणों के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। गोखले ने कोर्ट से यूपी सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने की मांग की है जो सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सकीय सहायता के लिए अपील कर रहे हैं। एक्टिविस्ट साकेत गोखले स्वच्छ से सेवा करने वाले लोगों की सुरक्षा भी चाहते हैं, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी एकत्र करके कोविड-19 रोगियों और उनके परिवारों की मदद कर रहे हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद सभी कैदियों को खतरनाक कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने के वास्ते मंगलवार को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउतरे की डिवीजन बेंच ओडिशा की जेलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर दायर 2 याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक रिट याचिका 15 साल पुरानी थी और दूसरी जनहित याचिका 7 साल पहले हाईकोर्ट में दायर की गई थी। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। न्याय विभाग, कानून और न्याय विभाग द्वारा जारी उपरोक्त प्रभाव की अधिसूचना में कहा गया, न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने 31 मार्च 2021 की दोपहर से संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधान 1 के खंड 1 के प्रावधान के अनुसार न्यायाधीश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यालय से अपना इस्तीफा दे दिया है। न्यायमूर्ति गुप्ता द्वारा पिछले महीने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र के अनुसार वो राज्य सरकार का एक नया कार्यभार संभालने के लिए अपने कार्यालय को त्यागना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों व नर्सिंग होम में हुई मौतों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करे। इस संबंध में शपथ पत्र 4 दिनों के भीतर दायर किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि हम जीएनसीटीडी को निर्देश देते हैं कि वो सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम से पूछताछ करके पता लगाए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उक्त अस्पतालों और नर्सिंग होम में कितनी मौत हुई है और उसके बाद एक रिपोर्ट दायर की जाए। ऐसी सभी मौतों का विवरण अर्थात रोगी का नाम, जिस वार्ड या कमरे में वे भर्ती थे, मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण एक सारणीबद्ध रूप में इंगित किया जाना चाहिए। इस संबंध में हलफनामा 4 दिनों के भीतर दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए एक फैसले में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा
कि किसी दिव्यांग अभियोजन पक्ष की गवाही या उस मामले के लिए एक दिव्यांग गवाह को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के साथ एक अलग तरीके से बातचीत करता है, सक्षम शरीर वाले समकक्ष के विपरीत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार 27 अप्रैल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(b) के कड़े प्रवर्तन की दलील देते हुए टिप्पणी की। सनसनी फैलाना जवाबदेह और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए अभिशाप है। मुख्य न्यायाधीश थोथातिल भी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की, प्रिंट और ऑडियो विजुअल मीडिया सक्रिय हो सकता है, लेकिन संवेदनशील होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि बार बार उल्लिखित चौथा स्तंभ भरोसेमंद हो। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।